फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम लोग आप सभी के साथ मिल करके आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं, जहां पर हम केवल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो खान सर की पुस्तक से हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट बच्चों। तो यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि प्रैक्टिस सेट आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। पहले में दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दो पक्ष सूची है, सूची दो दी गई, यहाँ पर इसका मात्रा और इसका इकाई दिया है, तो यहाँ पर आपको बताना है। सबसे स्टार्ट करते देखिए, हम जानते हैं ऊर्जा को, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इस ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो देखते हैं चौथे का चौथा कौन कौन सा, चौथे का चौथा ये और ये है, ठीक है। फिर इसके बाद हम मिलाते हैं दाब, तो दाब का होता है हमारा पास्कल होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं ये तीसरे का मैच कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपको बच्चों तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य का क्या होगा, तरंग धैर्य तो आप देखते हैं बी का, तो बी का ये और बी का ये है, तो बी में एक ठुम दो, एक ठुम एक है, तो दो का दो। देखिए तरंग धैर्य मतलब दूरी, इसका एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और उच्च वेग का मतलब मैक संख्या। तो इस प्रकार से हम लगाते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उच्च वेग का आपका मैक संख्या, तरंग धैर्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, तो न्यूटन है तो हम जानते हैं कि एफ का मान हो गया 200 दिया है। इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, इसका मास ज्ञात करना है हमको, जहाँ पर जी का मान दिया है 10, ठीक है ना। तो हमें पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, जहाँ एफ का मान होती है 200, एम ज्ञात करना, ए का मान दिया है 10। तो जीरो से जीरो कटा तो मास का हो जाएगा 20 kg, क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 kg। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जब बल विस्थापन बिंदु होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। मतलब कब ऋणात्मक होगा, जब कोई कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब वह विपरीत दिशा में करेगा। तो हम बोलेंगे कि बल की विपरीत दिशा में होता है, तो हम इसका सही उत्तर लगाएंगे, बल की विपरीत दिशा में जब कोई विस्थापन कार्य करता है तो वहां पर वो कार्य हमारा ऋणात्मक होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे है, बॉयल के नियम का सूत्र लिखिए। यहाँ पर बोला है बॉयल के नियम का सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर आप सभी कोई कंफ्यूज होंगे, तो आपको बता दो जो बॉयल का नियम होता है यह वेग जो होता है प्रसर के समानुपाती होता है, क्या होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह में रखा गया है कि सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य फोकस पर मतलब बोला है, ठीक है ना, पोल पर 5 सेंटीमीटर दूर होता है, बिंदु पर होता है। अब यदि 3 मीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आपको पता होगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये कोई दर्पण है जहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर कोई 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी जाएगी, तो ये टकराएगी और टकराने के बाद ये बोला है कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो मोमबत्ती जब यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पर लौटेगी, तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब आपका 10 ही मीटर पे सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से उत्तर हो जाएगा। अगला है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो आपको बताना है भौगोलिक अक्ष के साथ कितने का कोण बनाता है, तो आप बताओगे कि 18 डिग्री का, किसका, 18 डिग्री का कोण बनाता है। अगला है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 77 फ़ारेनहाइट पर आसूत जल पे ध्वनि का अनुमानित गति क्या होगा। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो जल की ध्वनि होती है उसका मान क्या होगा, उसके मतलब उसकी गति क्या होगी। तो आप सभी को इसका सही उत्तर लगाएंगे 1498 मीटर प्रति सेकंड, क्या होगा, 1498 मीटर प्रति सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के बीच ठीक नीचे तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखोगे 2 2 4 6 4 10 10 2
12, 12 3 15, ठीक है ना। तो अब देखोगे बच्चों कि 15 के नीचे कोण कौन सा आता है, जब हम देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर नियॉन, यहाँ पर मतलब 2, फिर 8 जुड़ा, ये 10 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से चलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है ना। तो 15 के नीचे हमारा कौन सा तत्व होगा, तो 15 में हम जब 8 को ऐड कितना, 15 में हम जब 8 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बन जाएगा 33 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 33 बन जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपका 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब बताना है कि लवणों के कथन में कौन सा सही है। तो लवणों का पीएच मान 1 होता है, ये तो भाई गलत है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है, लवण अम्ल और क्षार का संयोजन होता है, ठीक है, और अधातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो ये बात जो है ये पूरी तरीके से गलत है। अगला है, लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक NaCl होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन, तो ये भी बात सरासर गलत है। अगला आता है, लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से नोबल गैसों की संख्या रखा गया है। तो मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस की मतलब नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है। तो आप बताओगे कि नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 18 होती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपको क्या होता है, हाइड्रो जो गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, गैसों का आपको संख्या बताना तो कितना होता है, 18 होता है। 11 है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। मतलब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो कौन सा चीज़ है जो कभी नहीं होता, तो आपको बताना है। देखो, नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये बात सत्य है। दूसरा होगा, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी बात सत्य है। इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये भी बात सत्य है कि जब कोई ठोस से तरल में बदलेगा तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन, बात सत्य है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस बनाते हैं होते हैं, मतलब ठीक है। तो आप बताओगे बच्चों कि शून्य समूह के जो तत्व होते हैं उनमें यह गुण देखने को मिलता है, जो कि रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होती हैं। अगला है, सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या होता है। तो यह फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। तो हम इसे देखेंगे, K2SO4, ठीक है ना, Al2 ये होगा नहीं, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तो यहाँ पर 24 के पानी के जो 24 अणु होते हैं तो वाला 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा, सॉरी 13 का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, कौन सा युग्म सही में नहीं बना। तो एल्युमिनियम बताना है, ये क्या दिया है, ये तत्व दिया उसके अयस्क दिए, ठीक है। तो हम पता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, आप बताओगे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, ठीक है। जिंक का कैलामाइन होता है, आयरन का हेमाटाइट होता है, ये भी सही है। पर कॉपर का सिनेबार नहीं होता। सिनेबार किसका होता है, जिंक का सिनेबार होता है, पारा का सिनेबार होता है, ठीक है ना। तो ये कथन हो जाएगा आपका गलत, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस है। तो आप देखिए, यदि यहाँ पर जल गैस पूछा होता तो आपका उत्तर होता H2+CO का मिश्रण जल गैस कहलाता है। पर यहाँ पर पूछा गया है प्रोड्यूसर गैस, तो यहाँ पर N2+CO का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों, चट्टानों के अध्ययनों को बिंदु बिंदी कहा जाता है। तो आप बताओगे चट्टानों के अध्ययनों को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताओगे क्रायोस्फीयर, तो ये बात गलत है। जिम्नोफियोलॉजी, ये भी बात गलत है। मिनरलोलॉजी, ये भी बात गलत है। पेट्रोलॉजी, मतलब चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पेट्रोलॉजी, क्या कहलाएगा, पेट्रोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है, कि मतलब कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो आपको पता है कि जो जाइलम होता है ये सरल स्थायी उत्तक होता है। सरल स्थायी उत्तक ये है आपकी, कौन सा, जीवितिका, कोलेनकाइमा और इसके नाम, ये सरल स्थायी उत्तक होते हैं। जबकि यह जो होता है ये जटिल उत्तक होता है, कौन सा, जाइलम ऑप्लियम क्या होता है आपका, जटिल उत्तक होता है, ठीक है। अगला है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा।
तो आप बताओगे इसे, यहाँ ऑप्शन दिए गए ABCD, तो इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों आप तो इसका होगा अंतराग्रहण। मतलब हम जब भोजन को लेंगे, मुंह में डालेंगे, फिर उसके बाद हम पेट में जाएगा, पाचन होगा, फिर उससे हम चीज़ों को सौंगीकरण करेंगे, फिर अवशोषण होगा, फिर निष्कासन होगा। तो क्या होगा, किसी चीज़ को हम खाएंगे, फिर पाचन होगा, फिर उसका रस निकलेगा, फिर रस का अवशोषण होगा, फिर उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, परागण है। तो परागण क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, परागकोश के स्टिग्मा द्वारा तक परागकण का संचारण। मतलब परागकण जो होता है वर्तिकाग्र तक जाता है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लगा दोगे पराग का संचारण ही कहलाता है। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम एवं छायादार आवासों में, लवड़ी आवासों में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप बताओगे जॉन सल्क ने, रोनाल्डो रॉश ने, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कॉच ने। तो आप बताओगे चेचक के टीके की खोज किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। तो आप बताओगे रतौंधी जो होता है बच्चों किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आप सभी को पता है कि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रम तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। मतलब कौन सा है जो कि ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो आपको पता है कि कोई चीज़ होगा तो पहले वो उगेगा, ठीक है ना, उत्पादक होगा, फिर उससे उपभोक्ता खाएगा, फिर उसका अपघटक करेगा। जो 23 का सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब कौन सा कथन जो है बिल्कुल कंप्यूटर के लिए असत्य माना जाता है। तो हाँ, पहला दिया गया यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करता है। तो आपको पता है कि सच बात है कि ये सूचना का प्रोसेस करता है, तो सही हो जाएगा। अगला है, इनमें जो भी सूचना स्टोर हो की है यह उस तक पहुंचा सकता है, ये भी बात सत्य है। अगला है, इनमें कोई भावावेग नहीं होता, मतलब इसमें कोई भावना नहीं होता, ये बात भी सत्य है। इसमें यह अति प्रबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है बच्चों, लिनक्स एक है। तो बताना है कि लिनक्स एक क्या है। ऑप्शन दिए गया असेंबली भाषा, तो ये असेंबली भाषा तो है नहीं। इंटरप्रेटर, तो ये इंटरप्रेटर नहीं है। और ये उच्च स्तरीय भाषा है, तो ये नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको पता है कि लिनक्स एक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप में से कई सारे बच्चों के माइंड में भी अभी लिनक्स होगा, सॉफ्टवेयर होता है, जैसे लॉलीपॉप हो गया, ऐसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं। तो बच्चों आज की ये वीडियो में आपको मैंने जितने 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट कराए वो आप सभी को पसंद आ गए। यदि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मारवाड़ी साइंस का प्रैक्टिस सेट सेकंड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।